नमस्कार साथियों, आई होप आपको ये जीवर्स की सीरीज अच्छी लग रही होगी। कल हमने एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश का पहला पार्ट देख लिया था, जहां पे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। पहला कि वो बंगाल में कैसे बढ़ते हैं, और दूसरा जो कर्नाटिक वाला रीजन है, याद होगा आपको, हमने आपको बताया था अगर ये भारत का हमारा मैप है, ठीक है, सो दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया, तो ये वाला जो रीजन है दिस इज योर कर्नाटिक, जो कि बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे हम देखें तो ईस्टर्न घाट के बीच में आता है ना। और जो मेजरली जो कर्नाटिक वाला जो युद्ध हुआ था वो किनके किनके बीच में हुआ था, तो वो आपका हुआ था फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो ये वाला टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां पे हमने तीनों एंग्लो कर्नाटिक वार्स को अच्छे तरीके से कवर किया, उनके रीजंस को। और फिर उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट बैटल्स भी देखे थे। क्या क्या देखा था? बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, और दूसरा आपका बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये उन्होंने देख लिया था, और किस तरीके से बंगाल की दीवानी और निजामत दोनों उनको मिल चुका था ब्रिटिशर्स को, हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से अगेन बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि उनका नेचर फिलहाल तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट वो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, तो उस लिहाज से हमने इस पूरे के पूरे कोर्स को प्लान किया है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एंग्लो मैसूर वार को। तो थोड़ा सा मैसूर के बनने की कहानी देख लेते हैं, फिर हम एंग्लो मैसूर वार को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर मैसूर के बनने की बात हम करें थोड़ा सा, तो मान के चलिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पूरा नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो पूरा नीचे वाला पार्ट है, डेक्कन से नीचे वाला जो पार्ट है, ये एक टाइम पे क्या हुआ करता था, एक टाइम पे विजयनगर डायनेस्टी का पार्ट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? विजयनगर डायनेस्टी का पार्ट। ठीक है, ये विजयनगर डायनेस्टी का पार्ट हुआ करता था। और विजयनगर डायनेस्टी के फाउंडिंग मेंबर्स, मतलब जो दो भाई थे, उन्होंने फाउंड किया था, आपको पता होगा, एक का नाम था हरिहरा और दूसरे का नाम था बुक्का राय। ठीक है, तो 1336 में, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का राय, इन दोनों ने क्या किया, विजयनगर जो अंपायर है उसकी नींव रखी। उसके बाद बहुत सारे डायनेस्टीज यहाँ पे आते हैं, जैसे आपके सुलवा हो गए, तुलवा हो गए, है ना, संगम हो गए, अड़ीवडू हो गए ये कर बहुत सारे यहाँ पे आपके जो है इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आते हैं। बट ये जो आप डेक्कन वाला पार्ट देख रहे हैं, वहां पे दो चार डायनेस्टीज और चलते रहते हैं, जिसका नाम है आपका अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बेदार। तो ये कुछ डायनेस्टीज है, और इनके और विजयनगर के बीच में घमासान युद्ध होता है, इसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, और इस बैटल ऑफ तालीकोटा में क्या होता है, विजयनगर बुरी तरीके से हार जाता है, और हारने के बाद विजयनगर अंपायर एक तरीके से पूरा बिखर जाता है, टूट जाता है। विजयनगर अंपायर समझिए यहाँ पे नष्ट हो गया। ये कब की बात है? 1565 की बात है। ठीक है, और विजयनगर अंपायर की जो राजधानी है, जिसका नाम है हम्पी, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, इसको पूरा तोड़ दिया जाता है, समझ लीजिए पूरा ये खत्म हो जाता है। तो विजयनगर यहाँ से खत्म हो गया, और यहां से विजयनगर खत्म होगा तो उसी विजयनगर के जो इलाका है मैसूर, वहां पे 1399 में जो वुडिया डायनेस्टी है वो फाउंड हो चुका था। ठीक है, 1399 में, ठीक है, जो आपका वुडिया डायनेस्टी है, एक हिंदू राजा के द्वारा वो फाउंड हो चुका होता है। और इसी वुडिया डायनेस्टी में आप देखिएगा तो जो आपके हैदर अली हैं, ठीक है, वो एज अ घुड़सवार ज्वाइन करते हैं, एज अ हॉर्समैन, एज अ घुड़सवार ज्वाइन करते हैं। नाउ यू कैन सी मी वाला हॉर्समैन नहीं, असल में ये घुड़सवार हैं, और अपने कैपेबिलिटीज के कारण जो है ये क्या करते हैं, धीरे धीरे मिलिट्री कमांडर बन जाते हैं, और बाद में जो वुडिया डायनेस्टी है उसका तख्ता पलट करके ये जो आप देखिएगा वहां के सुल्तान बन जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हैदर अली जो है वो कहाँ के सुल्तान बन चुके हैं, तो मैसूर के सुल्तान बन चुके हैं। अब हम इस प्रीटेक्स्ट को जान करके आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो देखिए 4 बार होगा मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में,
ठीक है। वुडियार किंगडम के बारे में बात करें तो 1612 में क्या है यहाँ पे, 1612 में जो हिंदू वुडियार डायनेस्टी है वहां पे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैसूर के बारे में बात करें तो मैसूर को लेकर के इतना झगड़ा क्यों चल रहा है, क्योंकि मैसूर जो है एक बहुत ही रिसोर्सफुल जगह है, यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स है ना, बहुत ज्यादा रिसोर्स है यहाँ पे। स्पाइसेस आपको पता ही होगा, स्पाइस तो है ही, ठीक है। फिर यहीं पे आपको पता होगा सैंडलवुड, चंदन, फिर जो आपका केजीएफ का माइन है, कोलार गोल्ड माइंस, है ना। इन सब चीजों को लेकर के ये बहुत ही ज्यादा मतलब नजर में रहता है मराठों के भी, निजाम के भी, कि भाई मैसूर को किसी भी तरीके से जीतना है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। पावरफुल रहता है एक सेंचुरी तक। और उसके बाद जो है हैदर अली जो है उसका आपको देखिएगा 1721 में राइज होगा। अर्ली करियर के बारे में बात करें तो ऐसा घुड़सवार जो है मैसूर आर्मी में ज्वाइन करता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है, बट इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा है। और इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके डिप्लोमेटिक स्किल्स काफी अच्छे होते हैं, इसके जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं वो काफी अच्छे होते हैं। डिप्लोमेटिक स्किल्स का मतलब क्या हो गया कि लोगों से बात करके उनको प्रभावित करना और प्रभावित करके खुद में विलय करा लेना, काफी अच्छा है, ठीक है। एक्सेलेंट डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्किल है इसके पास। और फिर क्या होगा, राइज टू पावर, तो मेरिट, पॉलिटिकल मैनेवरिंग, डी फैक्टो रूलर बन जाता है 1761 में, है ना। मैसूर के जो राजा हैं चिक्का देवराय जो बेसिकली जो होते हैं उनको हटा दिया जाता है, फिर ये बन जाता है। और वुडिया डायनेस्टी जो है वो नॉमिनल हेड बन जाता है, रियल पावर जो है मैसूर अली के पास आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले ये मिलिट्री पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि वेस्टर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं वो फ्रेंच की बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं, ठीक है, फ्रेंच की बहुत ज्यादा ये हेल्प लेते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा होता है ना, कुछ लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं, थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनको पता है आने वाले समय में हमको क्योंकि यूरोपियन से लड़ना है तो यूरोपियन टेक्निक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, तो फ्रेंच की मदद लेते हैं। फ्रेंच मिलिट्री एडवाइजर रखते हैं, मस्त स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी मतलब तोप खाना, बंदूक बंदूक बढ़िया होता है इनका, ठीक है। और इन्फेंट्री जो है, जो पैदल चलने वाली सेना है, उसको अच्छे तरीके से डिसिप्लिन वगैरह में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे पहले आप इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा दोनों से होता है। जो मराठा है और जो निजाम है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, नीचे में यहाँ पे कहीं पे मैसूर है। मराठा का जो एम्पायर है वो तो बहुत बड़ा है, वो यहाँ पे पूरा ऐसे 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 करके फैला हुआ है, ठीक है। और निजाम जो है वो भी यहाँ पे है, निजाम जो है वो भी आपका यहाँ पे कहीं पे निजाम रूल कर रहा है। क्योंकि मैसूर छोटा है लेकिन रिसोर्सफुली बहुत ज्यादा रिच है, प्लस हैदर अली का प्रभाव जो यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, तो दोनों के आंख में, ठीक है, दोनों के आंख में जो है वो खटकने लगते हैं। कौन? हैदर अली। दोनों को यही लगता है कि हमको लड़ना चाहिए और इससे जितना ज्यादा मिनरल हो सके, जितना ज्यादा रिसोर्स सके वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो उसी क्रम में देखिएगा निजाम से भी और मराठा से भी, दोनों से युद्ध होगा, ठीक है, दोनों से क्या होगा, युद्ध होगा। तो सक्सेसफुली फॉट करते हैं, निजाम से लड़ते हैं, मराठा से लड़ते हैं। और माधव राव जो समय पेशवा रहते हैं 1764, 66 और 71, तीनों बार लड़ते हैं और तीनों बार जो हैदर अली माधव राव से हार जाते हैं, क्योंकि मराठा का सेना जो है बहुत बड़ा है और माधव राव बहुत एबल पेशवा भी हैं, ठीक है, और बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। आफ्टर माधव राव डेथ 1772 में माधव राव की डेथ हो जाती है। फिर हैदर अली बोलते हैं कि अच्छा अब हमारी बारी है, जाते हैं लड़ने के लिए, और फिर मराठा को हराते हैं और जो भी टेरिटरी उन्होंने मराठा को दिया था वो सब वापस ले लेते हैं, ठीक है, तो लॉस्ट टेरिटरी ले लेते हैं। अब आता है पहला एंग्लो मैसूर का वार, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंच का जो सेटलमेंट है वो है मैसूर के पास, ठीक है। मालाबार कोस्ट पे अच्छा खासा कब्जा है, ये जो पूरा का पूरा मालाबार कोस्ट है आपका, ठीक है, ये अच्छा खासा कब्जा के एवज पे। यहाँ पे तो आपको पता है मद्रास है, यहाँ पे तो आपके जो वहां के नवाब होते हैं वल्लाजा, यहाँ के नवाब कौन होते हैं, वल्लाजा। इनको ब्रिटिशर्स के ही द्वारा बैठाया जाता है। और यहाँ पे तो आपका पूरा का पूरा बंगाल वाला जो सूबा है इस पे ब्रिटिशर्स ही बैठे हुए हैं। ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है आपका, ये वाला, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न सरकार। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। मामला पूरा यहीं से शुरू होता है। ये नॉर्दर्न सरकार जो है ये ब्रिटिशर्स चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बंगाल से लेकर के एक रास्ता बनाना है सीधे कहां तक, मद्रास तक, ठीक है। मगर बीच में पड़ रहा है ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न सरकार, और नॉर्दर्न सरकार किसके कंट्रोल में है, तो वह हैदराबाद के कंट्रोल में, ठीक है। बट यहीं पे पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। नॉर्दर्न सरकार को कब्जाने के लिए ब्रिटिशर्स थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और उसी कॉन्फ्लिक्ट में मैसूर भी आ जाता है, ठीक है। फ्रेंच सेटलमेंट है, मालाबार कोस्ट पे है। और क्या होता है मद्रास रीजन में, क्योंकि
जो ब्रिटिशर्स है मद्रास पे उनको अपना काबू बना करके रखना है, बट जो हैदर अली है वो भी चाहता है कि उसके पास वो चीज आ जाए। फिर क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, ट्रीटी साइन करते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ, उनको कहते हैं कि नॉर्दर्न सरकार हमको दे दो, ठीक है, और ये कहते हैं कि अगर आप नॉर्दर्न सरकार दे दीजिएगा तो जब भी आप पे टीपू सुल्तान अटैक करेगा हम आपको, टीपू सुल्तान कह रहा हूं, हैदर अली जब भी अटैक करेगा तो हम आपको बचाने के लिए आ जाएंगे। हैदर अली जो है ऑलरेडी मराठा के साथ उनका डिस्प्यूट रहता है, तो पहला जो युद्ध हो रहा है, यानी पहला जो एंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, दो टीम के बीच में। टीम ए में कौन है आपका, सबसे पहले आपके हैदराबाद है, ठीक है, मराठा है, क्योंकि मराठा से तो डिस्प्यूट चल ही रहा था, और तीसरे कौन है, ब्रिटिशर्स है। ये आपके टीम ए में हो गए, किसमें हो गए, टीम ए में हो गए। टीम बी में अकेले कौन है, हैदर अली। कौन हारेगा अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हैदर अली का जो डिप्लोमेटिक स्किल है बहुत बढ़िया है। तो क्या करता है, मराठा के पास जाके बोलता है कि यार देखो तुम लोग बार बार आते हो, लड़ते हो, जीतते हो, एक काम करो ना, इस बार बिना लड़े ही जो करना है कर लो, जो पैसा वैसा चाहिए हम दे देते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, आ जाओ हमारे पास। सेम काम वो करते हैं हैदराबाद के साथ, ठीक है। तो मराठा और हैदराबाद को अपने में मिला लेते हैं, और ब्रिटिशर्स जो है वो अकेले रह जाते हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो एकमात्र अकेले रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही होगा कि डिप्लोमेटिकली टर्न वो कर मराठा को कर देते हैं न्यूट्रल, कि भाई आप लड़वे मत करो, और जो निजाम है उसको अपना एलाई बना लेते हैं। और जो नवाब ऑफ आरकोट है, जिसके कारण पूरा का पूरा एंग्लो कर्नाटिक वार हुआ था, और एंग्लो कर्नाटिक वार में आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, याद होगा आपको, एंग्लो कर्नाटिक वार में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हैदराबाद के अगेंस्ट जाकर के लड़ते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या है, वो हैदराबाद के वर्सेस लड़ते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, हैदराबाद को याद ही रहेगा कि अच्छा ये भी तो हमारा दुश्मन ही है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, दैट मीन्स वो जाके हैदर अली से हाथ मिला लेते हैं। ब्रिटिशर्स आते हैं लड़ने के लिए, पहले 3 लोग थे, अब तो अकेले रह गए, बहुत सारा बैटल होगा, कोई डिसाइसिव जीत नहीं होता है, बार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, दोनों की तरफ से झगड़ा चल रहा है, कोई जीतता नहीं है। फिर होता है आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास, 4 अप्रैल 1769 को। ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या होता है, ये बोला जाता है कि भाई अब हो गया, अब युद्ध विराम करते हैं, संधि करते हैं, जो भी हमारे प्रिजनर्स हैं, जिसको प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहते हैं, जिनको भी आपने पकड़ा है, ब्रिटिशर्स मैसूर वाले को छोड़ देंगे, मैसूर वाले ब्रिटिशर्स को छोड़ देंगे। एक्सचेंज द कंकर्ड एरियाज, जो भी कंकर्ड एरिया एक दूसरे का, जैसे मद्रास में अगर मैसूर ने कुछ जीत लिया तो वापस कर दो, मैसूर में अगर ब्रिटिशर्स ने कुछ जीत लिया तो वापस कर दो, एक दूसरे को एरिया लौटा दो। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण अगला आपका एंग्लो मैसूर वार आपको दिखेगा, वो क्या है कि ब्रिटिश बोलते हैं कि अगली बार अगर हैदर अली पे कोई अटैक करेगा तो वो हेल्प करने के लिए आएंगे, और जस्ट उल्टा, अगली बार कोई ब्रिटिशर्स पे अटैक करेगा तो हैदर अली हेल्प करने के लिए आएंगे, ठीक है, मेरे कर्नल अर्जुन आएंगे। ये वाला पूरा का पूरा कहानी है किस पे, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास का ऐलान कब हो रहा है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद, ठीक है, याद रखना है आपको। रिजल्ट कुछ खास निकलता नहीं है, दोनों साइड बोलते हैं कि हम भी जीत गए, हम भी जीत गए, हम फर्स्ट वाला बात है, और हैदर अली अभी अपना मस्त इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। बट यहाँ पे जीत आप देखिए किसको हुई, तो हैदर अली की ही। क्यों, क्योंकि उन्होंने निजाम और मराठा दोनों दुश्मन है हैदर अली के, फिर भी अपनी तरफ मिला लिया, इसको कहते हैं दिमाग। और आपको पता होगा कि हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, तो जब तक आप हार नहीं मानते हैं जनरली आपकी हार नहीं ही होगी। फिर देखिए द फर्स्ट मैसूर वार फॉट बिटवीन, टाइम पीरियड भी दे दिया, 1767 से 69 केम टू एन एंड, है ना, तो अंत कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, मद्रास, मैसूर या एक्सला चैपले, तो हम लोग एक्सला चैपल तो पढ़े थे, ये अगला अपना जो पहला एंग्लो कर्नाटिक वार था वो था, तो क्या आंसर हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो होता है उसी के कारण आपका पहला जो है क्या हो जाएगा, पहला एंग्लो मैसूर वार खत्म हो जाएगा, कोई नहीं जीता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रिटिशर्स ने कहा है, वादा किया है कि हम आपसे आएंगे मिलने के लिए, आपको आएंगे बचाने, कितना खरा उतरते हैं देखते हैं। आइए सेकंड एंग्लो मैसूर वार को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन मराठा अटैक मैसूर इन 1771 ब्रिटिश डिडंट कम टू हेल्प, ठीक है। अभी जस्ट जो आपका क्या होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार खत्म हुआ है, फिर जो मराठा जब अटैक कर देंगे 1771 में, ब्रिटिशर्स हेल्प करने नहीं आएंगे, तो क्या हुआ था 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था, उसका वायलेशन है, मैसूर अली हो जाएंगे गुस्सा, और कहा जाएगा कि भाई ये हमारा ब्रीच ऑफ फेथ है, ब्रिटिशर्स पे भरोसा खत्म हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि हैदर अली का जो है फ्रेंच कनेक्शन बहुत ज्यादा था, ठीक है। क्या हो रहा था कि जो माहे है एक पोर्ट है ना, मालाबार में एक पोर्ट है माहे, और माहे से बहुत सारा जो यूरोपियन आर्टिलरी है
वो बार बार जो है मंगवाया जा रहा था इंडिया में, किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा। और वो लाने में हेल्प कौन कर रहे हैं? फ्रांस हेल्प कर रहे हैं। और फ्रांस और ब्रिटेन, मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान अभी लड़ते हैं ना, उस तरीके से वो 17-16 सेंचुरी में जो है वो लड़ने का काम करते थे। कहाँ? यूरोप में। आपको पता होगा कि जो अमेरिका है वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, और 1765 के बाद जब अमेरिका अपने आजादी का युद्ध लड़ना शुरू होता है तो उसको सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? तो फ्रांस करता है। फिर हमने देखा था कि जो आपका ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, है ना, वहां पे भी जो ब्रिटिश है और जो फ्रेंच है दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए, और उसी का एक्सटेंडेड नतीजा जो होता है आपका एंग्लो कार्नेटिक वॉर होता है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है कि जो मैसूर है बहुत ज्यादा हेल्प ले रहा है फ्रांस से, और ये चीज किसको नहीं पसंद आएगा? ब्रिटिशर्स को ऑफकोर्स पसंद नहीं आने वाला है। ठीक है, माहे से क्या हो रहा है? बहुत सारा जो आपका क्या कहते हैं मदद की सामान है वो किसको मिल रहा है? मैसूर को मिल रहा है। तो इंक्रीज जो फ्रेंडशिप हो रहा है मैसूर का और फ्रांस का, वो अलार्म कर दिया है ब्रिटिश को। ब्रिटिश सोचते हैं कि माहे पे अब अटैक कर देंगे। माहे पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे, उसको जीत लेंगे। तो हैदर अली बोलता है अच्छा करके दिखाओ अटैक। फिर यहाँ पे आप देखिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी चल रहा है 75 से 83 के बीच में। फ्रांस इसको सपोर्ट कर देता है, और यहाँ से जो एंग्लो फ्रांस राइवलरी है वो भारत में भी आ जाता है। और इस समय जब आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वार हो रहा है 1773 से 85 के बीच में, आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यहीं पे आपका याद होगा 1773 में क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे प्रोमिनेंट फीचर क्या होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को हम बना देंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे, नाम क्या है उनका? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो ये आपका सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कितना सिंपल सिंपल आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। हम अभी सेकंड एंग्लो जो आपका मैसूर वार है वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रश्न देखिएगा कितना सिंपल है। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द एंग्लो मैसूर वार? ठीक है, कौन है गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलिसली, कॉर्नवालिस, जॉन सोर या वारेन हेस्टिंग्स? तो अभी हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है, क्योंकि कॉर्नवालिस तो बाद में आएंगे, वेलिसली भी आएंगे जब आप सब्सिडरी अलायंस के बारे में बाद में पढ़िएगा तब, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हैदर अली जो है क्या करते हैं? हैदर अली इन्वेडेड कार्नेटिक, इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉस टू ब्रिटिश, है ना, ऑलमोस्ट रीच मद्रास। इनिशियल सक्सेस मिल जाता है हैदर अली को, हैदर अली अटैक कर देते हैं। क्योंकि पहले कौन अटैक करने वाला है? ब्रिटिशर्स। कहां अटैक करने वाले? माहे। माहे किसका पोर्ट है? तो हैदर अली का पोर्ट है, यानी मैसूर के अंदर आ रहा है। और उस पर कंट्रोल किसका है? तो उस पर एक तरीके का कंट्रोल फ्रांस का दिया हुआ है, क्योंकि फ्रांस लगातार जो है किसको हेल्प कर रहा है? तो मैसूर को हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर होता है आपका बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, जो अभी तमिलनाडु में है, और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके आयरकूटे के अंदर वो डिफीट कर देते हैं हैदर अली को। आयरकूटे आपको पता ही होगा, काउंट डे लैली और आयरकूटे में भी झगड़ा हुआ था, आयरकूटे जो है वो जीत गया था, है ना, हमने देखा था। उसके बाद हैदर अली जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1782 को। कहते हैं कैंसर से उनकी मृत्यु हो जाती है। वार कंटिन्यू होता है टीपू सुल्तान के अंदर। टीपू सुल्तान कमांड ले लेते हैं, और वार जो है वो लगातार चलते रहता है। यंग है मगर उतना ज्यादा स्ट्रैटेजी नहीं है, उतना था डिप्लोमेसी नहीं है जितना उनके पिताजी का था। ठीक है, लड़ते हैं मगर क्या होता है? ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाते। अगेन कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, तो अगेन स्टेलमेट वाला सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा आपका ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। जब भी कोई युद्ध खत्म होगा तो एक ट्रीटी के साथ ही होगा, एक संधि के साथ ही खत्म होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाता है कि हम जितना भी टेरिटरी एक दूसरे का जीते हैं वापस कर देते हैं। ठीक है, स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, म्यूचुअल रिस्टोरेशन रहेगा। और पहली बार कोई इंडियन रूलर जो है इंपोज करता है ब्रिटिशर्स को कि तुमको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। हमने बक्सर में देखा है, हमने प्लासी में देखा है कि दोनों बार जो है ब्रिटिशर्स इंडियन पे दबाव बनाते हैं कि हमको ये चाहिए, मेरे को लाके दो। बट इस बार ऐसा नहीं होता है, जीतता कोई नहीं है, बट ट्रीटी में जो पलड़ा है वो टीपू सुल्तान का भारी है। ठीक है, फेवरेबल होता है ट्रीटी किसके लिए? टीपू के लिए। टीपू समझते हैं कि चलो भाई हमने मैसूर को बचा लिया, और ब्रिटिश को जो सुपरमेसी है वो स्टैब्लिश करने नहीं देते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म होता है नवंबर 1750 में। हैदर अली के बेटे हैं, और इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है ना। इनके जो स्वाड है, तलवार है, उस पर टाइगर का स्ट्रिप्स होता है। यूनिफॉर्म वगैरह भी बड़ा तगड़ा उसी टाइप का पहनते हैं। एक आपने फोटो भी देखा होगा जहां पे अपने हाथ से, अपने नाखूनों से ऐसे शेर को मार भी रहे हैं। एजुकेशन, बहुत पढ़े लिखे हैं, 5-6 लैंग्वेज आता है इनको। अरेबिक आता है, पर्शियन आता है, कन्नड़ आता है, और उर्दू भी आता है ना। अच्छा है कि कन्नड़ आता है, नहीं तो अभी अगर कन्नड़ नहीं आता तो बैंगलोर में उनको बड़ा दिक्कत हो जाता है भाई, है ना। नहीं तो अभी अगर आपको कन्नड़ नहीं आता तो बैंगलोर में बहुत दिक्कत हो जाता है। स्टडीड इन मिलिट्री साइंस मैथमेटिक्स, मतलब ठीक ठाक पढ़े लिखे थे, है ना, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे।
नेवल फोर्स के बारे में इनका राय बहुत अच्छा था कि हमारा जो नेवल फोर्स है, जो हमारी जो नेवी है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। उसको लेकर के 1796 में क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी बनाते हैं, जहां पे 3 डॉकयार्ड, डॉकयार्ड आपको पता है जहां पे जो आपके जहाज लगाए जाते हैं उसको हम लोग डॉकयार्ड कहते हैं। कहां कहां पे, मैंगलोर में, वाजेबाद में और मोलीदाबाद में, यहाँ पे 3 डॉकयार्ड बनाते हैं। उसके बाद साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन आप देखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत ही ज्यादा फेवर में रहते हैं। रॉकेट टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, अपने फोर्स में शामिल करने का काम करते हैं। आयरन कीस जो रॉकेट होता है, आयरन कीस जो रॉकेट होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। और इन्हीं रॉकेट का जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज भी करते हैं, मतलब अच्छा खासा काम करते हैं ये, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में देखिएगा तो सेरिकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन मैसूर में बढ़ाने का काम करते हैं। अभी भी जो मैसूर में आप देखिएगा तो मैसूर का सिल्क वर्ल्ड फेमस है, इंडिया फेमस तो नहीं। ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सब चीज बढ़ाते हैं। और फ्रांस के साथ तो बहुत अच्छा कनेक्शन रहता ही है। और जब क्या चल रहा होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा होता है, तो इंडिया में ट्री ऑफ लिबर्टी भी ये जो है सेरिंगपट्टनम में प्लांट करने का काम करते हैं, जो कि इनकी राजधानी होती है। क्या होती है, राजधानी होती है, ठीक है। उसके बाद सिंबल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेंट एम्बेसडर टू फ्रांस सीकिंग हेल्प अगेंस्ट ब्रिटिश। तो अपने कुछ दूतावास को, मतलब अपने कुछ दूत लोग को, राजदूत लोग को फ्रांस भी भेजते हैं कि भाई ब्रिटिशर से लड़ना है, हमारी मदद कीजिए। तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है इनका, किससे, फ्रेंच से है। लैंड रेवेन्यू देखिए, तो एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि अगर हम बात करें सदर्न इंडिया को लेकर के, तो जैसे हमारे यहाँ जमींदार है ना नदर इंडिया में, है ना, आपको पता होगा यहाँ पे जो परमानेंट सेटलमेंट आया था, तो यहाँ पे कौन थे, जमींदार थे, है ना। जमींदार का काम क्या था, जमींदार क्या करते थे, बोली लगाते थे। ब्रिटिशर्स जमीन की बोली लगाएंगे, ऑक्शन होता था, क्या होता था, ऑक्शन होता था, ठीक है। जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा कि भाई मालिक हम आपको इतना टैक्स ला करके देंगे, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर उस जमींदार को जमीन का टुकड़ा मिल जाता था। यही तो होता था, है ना, उस जमींदार को जमीन का टुकड़ा मिल जाता था, यही होता था। अब क्या हो रहा है आप समझिए, यहां पे आपको पता है कि जमींदारी सिस्टम में, यानी जो परमानेंट सेटलमेंट है, वहां पे क्या होता था, जो भी लैंड आ रहा है, जो भी रेवेन्यू आ रहा है, तो ब्रिटिशर्स ये एक्सपेक्ट करते थे कि उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा वापस से जमीन में जमींदार खर्च करेंगे, ताकि जो जमीन है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कहने का मतलब जमींदार एक तरीके के बिचौलिए हैं, जो कि किसान, जो पीजेंट्स हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में काम कर रहे हैं, किसान से पैसा वसूल रहे हैं, ब्रिटिशर्स को पैसा दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे वही चीज, अगर आप साउथ में जाइएगा, इस वाले इलाके में जाइएगा, तो यहां पे वही काम करते थे पॉलीगार्ड्स, ठीक है। एक तरह के जो पॉलीगार्ड्स हैं वो सामंत है, जिसको हम लोग फ्यूडल लॉर्ड्स कहते हैं, है ना। ये फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में हमने आपको गुप्त शासन में भी बताया था, तो ये सामंत है, ठीक है, ये सामंत है। अब जब टीपू सुल्तान आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये फ्यूडल लॉर्ड्स के चक्कर में, पॉलीगार्ड्स के चक्कर में बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे कंपनी ऑफिशियल्स, मतलब अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को क्यों ना अपॉइंट कर दें, और वही जाकर के टैक्स कलेक्ट करके लाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपॉइंट कर दिया था टीपू के द्वारा, इंटरमीडिएटरीज को खत्म कर दिया जाता है, सीधे बोला जाता है कि टैक्स अब हमारे पास आएगा, बीच का जो खर्चा है वो काट दिया जाएगा, है ना, होता है ना B2B D2C, तो वही वाला सिस्टम है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि लैंड रेवेन्यू ऑन द टीपू, जो लैंड रेवेन्यू है, वाज मेनली कलेक्टेड थ्रू रेवेन्यू ऑफिशियल्स, वाज मेनली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय टीपू, है ना। तो कौन अपॉइंट कर रहा है, किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो मेनली कलेक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिनको टीपू सुल्तान के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको, ये तमाम चीजें हैं। और यहां से आपको 2-3 चीज समझ में आ गया होगा कि मैसूर भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस तो है ही, तभी तो इतना ज्यादा प्रॉस्पेरस है, इतना ज्यादा समृद्ध है, तभी तो बार बार ये अटैक झेल जा रहा है। मराठा भी लड़ रहे हैं, निजाम भी लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी लड़ रहे हैं, बट फिर भी, है ना, वो आपने मीम देखा है, थप्पड़ खा रहा है, बाद में बार बार थप्पड़ खा रहा है, और फिर बास बाल ऐसे करके आदमी खड़ा हो जा रहा है। उसी तरीके से जो बार बार आप देखिएगा तो मैसूर खड़ा हो जा रहा है, ठीक है। बट यहां तक तो बात बनेगा नहीं ना, तीसरा भी युद्ध होना है। तीसरा युद्ध देख लीजिए, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से शुरू होता है, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कुडंट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बोथ ब्रिटिश एंड टीपू एंड सुप्रीमेसी ओवर डेक्कन। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स एक तरीके से झुक जाते हैं, बट अभी तक उससे बात बना नहीं है, अभी भी जो मिसट्रस्ट चल ही रहा है। तो टीपू क्या कर देते हैं, यही सबसे बड़ा गलती होता है, सबसे बड़ा गलती टीपू सुल्तान का वही है कि वो ट्रैवनकोर पे अटैक कर देते हैं। और इन ट्रैवनकोर के बारे में बताया होगा मैंने आपको कि यही ट्रैवनकोर के जो राजा थे, राजा मार्तंड, जिन्होंने भगा भगा के डच को देश से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही ट्रैवनकोर पे अटैक होता है 1789 में, ठीक है, जो कि केरला का पार्ट है, और जो ट्रैवनकोर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एलाई होता है, ठीक है। और पूरे के पूरे इंडिया में जो काली मिर्च है, पेपर है, उसका ये सोर्स है।
जैसे ही अटैक होता है बाकी सारे लोग जो हैं, जैसे कि मराठा होंगे, जैसे कि निजाम होंगे, सबका कान खड़ा हो जाता है कि भाई टीपू सुल्तान बहुत पावरफुल हो रहा है, ये हमको कल को अटैक कर देगा। ठीक है, अपने पिताजी की तरह ये बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते हैं, तो ब्रिटिश ट्रावनकोर के साइड आ जाते हैं और मैसूर पे अटैक कर देंगे। अब की बार जो निजाम ऑफ हैदराबाद है और जो मराठा है, चूंकि मैसूर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, टीपू सुल्तान अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है, कॉन्फिडेंट भी है, फ्रेंच का सपोर्ट भी है, तो ऐसा लग रहा है कि हम तो जीत जाएंगे, और ट्रावनकोर पे अटैक भी कर दिया है ना। उसके बाद तीनों से अब लड़ना पड़ेगा, निजाम से भी लड़ना पड़ेगा, मराठा से भी लड़ना पड़ेगा। दिक्कत वाली बात है भाई, बहुत सारा बैटल होता है ना। टीपू की सेना छोटी है बट फिर भी वो लड़ते हैं, तीन तीन लोगों से लड़ रहे हैं, लंबे समय तक वार को खींच पाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जीत नहीं पाएंगे। फिर इसी के बाद आपका होगा ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, जहां पे क्या होगा, हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी वो हार जाएंगे, कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, कुछ हिस्सा निजाम के पास चला जाएगा, और नॉर्दर्न टेरिटरीज जो है वो मराठा के पास चला जाएगा। मतलब बंदरबाट हुआ पूरा का पूरा टीपू सुल्तान के टेरिटरी का, जिसको जो हत्थे लगा तोड़ के अपने घर ले गया, जिसके पास जो भी आया सब अपने घर ले गया। और जो वार इंडेमनिटी है, मतलब जो वार का हर्जाना है, 3 करोड़ रुपए वसूला गया, किससे? टीपू सुल्तान से। और ऐसे नहीं कि बस बोल दिया गया कि पैसा देना पड़ेगा, टीपू सुल्तान के 2 बेटों को, है ना, 2 सन्स को क्या कर लिया गया, हॉस्टेज रख लिया गया कि भाई जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक तुम्हारे बेटों को छोड़ेंगे नहीं। अब सोचिए किसी बात की क्या मनोदशा रही होगी इस टाइम पे। फिर भी टीपू सुल्तान हिम्मत करते हैं, पैसा वैसा जुटाते हैं, देने का काम करते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, टीपू का जो डोमिनेंट पोजीशन है वो साउथ इंडिया में खत्म हो गया, ब्रिटिश का जो सुपरमेसी है फिर से स्टैब्लिश हो गया, और मैसूर जो किंगडम बड़ा सा हो चुका था छोटा हो गया है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, टू एंड द थर्ड, यहां पे ऐसे थर्ड होना चाहिए था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान साइंड द फॉलोइंग ट्रीटी विद ब्रिटिश। तो कौन सा ट्रीटी साइन कर रहे हैं, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन कर रहे हैं। अब आते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार पे, और इसके बाद जो है टीपू सुल्तान, उनकी जो हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। क्या होता है कि लॉर्ड वेलेजली अब बन चुके हैं गवर्नर जनरल, 1798 का दौर आ चुका है, 1773 से बढ़ के हम कहां पे आ चुके हैं, 1798 पे आ चुके हैं। बहुत ही तेजी से एक्सपेंशन कर रहे हैं, और अब वो चाहते हैं कि भाई अब ये मैसूर का किस्सा जो है ना खत्म किया जाए, पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर आ जाए। और टीपू सुल्तान का अभी भी फ्रेंच के साथ अच्छा खासा कनेक्शन बना हुआ है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में होता है, टीपू को इंस्पायर करता है कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, वहां पे लिबर्टी, फेटर्निटी, डेमोक्रेसी, ये तमाम चीजें आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी कुछ बढ़िया हो सकता है, हम भी ब्रिटिशर से लड़ सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें होती हैं। अगेन फ्रेंच का हेल्प मांगा जाता है कि भाई हमारे यहाँ की मदद कर दो, बट फ्रेंच का तो हालत है इंडियन स्टेट्स के लिए। और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि अगर आप सब्सिडी अलायंस के पार्ट हैं तो ब्रिटिश के कोई भी एक सिपाही आपके यहाँ रहना परमानेंटली शुरू कर देंगे, है ना। खुद की आर्मी आपको रखना बंद करना पड़ेगा, और जो आर्मी है, ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स आपको फ्री में अपनी आर्मी दे रहे हैं, उसका आपसे पैसा लेने वाले हैं वो। ठीक है, और इसके कारण 2-3 चीजें होंगी। सपोज कीजिए कि ये इंडिया है, ये बीच में आपका हैदराबाद है, अब ये हैदराबाद अगर सब्सिडरी अलायंस का पार्ट हो गया तो सबसे पहले दिक्कत क्या आएगी कि इसका खुद का आर्मी गया, है ना। उसके बाद यहां पे एक परमानेंट ब्रिटिश आके बैठ जाएगा। पहले तो ये बोला था कि आपके इंटरनल मैटर में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं, मगर फिर भी करेगा, क्या होगा नहीं होगा। दूसरा ये भी बोला गया कि अगर हैदराबाद को मान के चलिए मराठा के साथ कोई संधि करना है, कोई भी ट्रीटी करना है, बिना इसके मदद से होगा नहीं, यही मध्यस्थता करेगा। तो एक तरीके से आपको आप ही के पैसा का गुलाम बना दिया, आपसे पैसा लेकर के आपको गुलाम बना दिया। अब ये जो हम बात कर लेते हैं किस चीज को लेकर के, तो जब फ्रेंच से कनेक्शन बढ़ रहा है ना टीपू सुल्तान का, तो ब्रिटिश कहते हैं कि भाई ये सही नहीं चल रहा। टीपू सुल्तान को ही बोलते हैं कि भाई तुम सब्सिडरी अलायंस जो है ना वो अपना लो। टीपू बोलता है ना ऐसा तो होगा नहीं, हार चुके हैं, बट इसका मतलब क्या, कुछ भी थोड़ी करेंगे। टीपू जो है वो नहीं मानता है सब्सिडरी अलायंस के लिए, वेलेजली हो जाता है गुस्सा। फिर इसी में वार हो जाएगा टीपू सुल्तान के अगेंस्ट मराठा, जिनको बोला जाता है कि आप हमारा साथ दीजिए, आपको हम मैसूर का आधा हिस्सा दे देंगे। निजाम ऑफ हैदराबाद चूंकि बेचारे सब्सिडरी अलायंस के पार्ट थे तो उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था। बहुत कम समय तक 18 दिन तक ये वॉर चलता है, 17 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक, और इसी में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है ना। जो कैपिटल है सेरिंगपट्टनम, उस पर कौन जीत जाएगा, ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे। टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वो हार जाते हैं, और ये कहते हैं कि इट इज बेटर टू लिव लाइक अ टाइगर फॉर 1 डे देन 1000 years एज अ शिप। मतलब भेड़ की तरह 1000 साल जीने से अच्छा है कि टाइगर के साथ एक दिन जो है आप टाइगर की तरह जी लीजिए, यही कहा जाता है। फिर वॉरियर किंग ऐसे मर जाते हैं, वरीड विथ मिलिट्री ऑनर्स, ये तमाम चीजें होती हैं।
है ना, बिकम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को धूल चटाने के लिए इनको आज भी बहुत ज्यादा इज्जत के साथ याद किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स जीते कैसे। तो सुपरमेसी बहुत ज्यादा थी ब्रिटिशर्स की। उसके बाद जो आपका इंपैक्ट ऑफ एंग्लो मैसूर वार है वो हमने देख ही लिया कि एंग्लो मैसूर वार के बाद किस तरीके से आधा हिस्सा जो है मैसूर का ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, कुछ मराठा के पास चला जाएगा, कुछ निजाम के पास चला जाएगा। फिर ब्रिटिश को समझ में आ जाता है कि भाई रॉकेट टेक्नोलॉजी है टीपू के पास, हमको भी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा। आर्टिलरी वेलफेयर है, फोर्टिफिकेशन टेक्निक है, गोरिल्ला टैक्टिक्स है जिसका यूज करके वो मराठों को हराएंगे। ये तमाम चीज जो है ब्रिटिशर्स सीख जाते हैं। पॉलिटिकल इंपैक्ट इसका क्या होता है कि ब्रिटिश अब पैरामाउंट पावर बन चुके हैं साउथ में, क्योंकि निजाम तो ऑलरेडी कंट्रोल में है, मराठा को धीरे से एंग्लो मराठा वार में हरा ही देंगे और उसके बाद मराठा निजाम ये सब सबऑर्डिनेट ही हो जाएंगे धीरे के। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, मैसूर का जो पूरा खजाना है वो इनके पास आ गया। मालाबार कोस्ट पे ट्रेड कर लेंगे, पेपर स्पाइस ट्रेड क्योंकि ट्रेवनकोर ऑलरेडी इनके अंदर है, चंडल और जो कोलार का गोल्ड माइन है सब ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया, जो पहले किसका पार्ट हुआ करता था, सब का सब पार्ट हुआ करता था आपका मैसूर का। अब जो है हम चौथे युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बाद आप समझ लीजिए कि कोई मेजर युद्ध जो है वो ब्रिटिशर्स नहीं लड़ते हैं, पूरा का पूरा इंडिया जो है वो जीत चुके हैं। वो है आपका एंग्लो मराठा वार। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मराठों की आपस की जो राजनीति है ना, आपस की जो जेलसी है ना, उसी के कारण ये होता है और उसमें ब्रिटिशर्स को बैठे बिठाए फायदा हो जाता है। अगर हम मराठा कन्फेडरेसी के बारे में बात करें तो इसको लीड कौन कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे पेशवा, जो कि थे प्राइम मिनिस्टर, है ना। आपने पढ़ा होगा कि अष्टप्रधान थ्योरी है बेसिकली, जहां पे अलग अलग 8 पोजीशन है जिसको लीड करने का काम कर रहे हैं पेशवा कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 5 चीफ हुआ करते थे मराठा का, सरदारों का 5 चीफ है जो कि आपस में मिल करके रहते थे, जैसे कि गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, वो यही सिंधिया है, उनका अभी भी ये साम्राज्य चल रहा है। जो ग्वालियर फोर्ट वगैरह आप देख रहे होंगे, भाई महल में रहते हैं वो। फिर भोसले ऑफ नागौर और पेशवा ऑफ पुणे। तो ये लोग जो है 5 आपके अलग अलग सरदार हैं। अगर नाना फडणवीस के बारे में बात करें तो वो क्या है, उनको मराठा के मैकवेली भी कहते हैं। मैकवेली आपको पता ही होगा, बहुत ही प्रोमिनेंट एक सेनापति है, मराठा कन्फेडरेसी को टुगेदर रखते हैं, डिप्लोमेट है। रघुनाथ राव के ब्रिटिश अलायंस में थोड़ा हेल्प भी करते हैं। फिर आप देख लीजिए ट्रीटी ऑफ सूरत होता है। एक स्लाइड मुझे लगता है छूट गया, हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम देखिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी चीफ हैं आपस में लड़ रहे हैं, सबको सुप्रीम होकर रहना है, सेंट्रल अथॉरिटी का जो कंट्रोल है वो खत्म हो चुका है, कोई भी जो यूनिटी है वो नहीं है कि एक्सटर्नल अगर कोई एग्रेशन आता है तो हम किससे लड़ेंगे, कोई यूनिटी नहीं है। अब यहीं पे जो है पहला जो आपका एंग्लो मराठा वार शुरू हो जाएगा। होता क्या है कि नारायण राव जो है पेशवा, नारायण राव क्या है पेशवा, लेकिन उनके अंकल है रघुनाथ राव, ठीक है। नारायण राव अभी पेशवा है और उनके अंकल कौन है, जो आपके उनका नाम है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव चाहते हैं कि हम पेशवा बन जाए, रघुनाथ राव चाहते हैं कि हम पेशवा बन जाए, लेकिन इस पेशवा बनने के चक्कर में वो नारायण राव के क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। और हत्या कराने के बाद क्या हो जाता है, नाना फडणवीस है ना, जो मराठा मिनिस्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई रघुनाथ राव तुम निकलो यहां से। तो रघुनाथ राव को एग्जाइल में भेज दिया जाता है। क्यों एग्जाइल में भेज दिया जाएगा, नारायण राव के हत्या के केस में। तो नारायण राव जो पेशवा हैं उनको मार दिया गया, किसके द्वारा, ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि रघुनाथ राव ने मारा है। और उसके कारण जो नाना फडणवीस है, जो मिनिस्टर हुआ करते हैं, वो बोलते हैं कि अब आपको निकलना पड़ेगा। नाना फडणवीस के बारे में बात करें तो सारा जो मिलिट्री आपका टैक्टिक्स है सब कुछ आता है इनको, सारे मराठा सरदार को 5 को अपने हाथ जोड़ के रखे हुए हैं। इसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मगर एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलिएगा नहीं। होता यह है कि रघुनाथ राव किसके पास चले जाते हैं, ब्रिटिशर्स के पास, कि भैया हमको निकाल दिया गया है, हमने नारायण राव को मरवाया था क्योंकि हमको राजा बनना था, बट जो नाना फडणवीस है वो हमको राजा बनने नहीं दे रहा है, हमको हटा भी दिया है। तो यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आपको पता है कि उस समय जो ब्रिटिशर्स है 1775 के बारे में बात हो रहा है। याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, बार बार आप देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट में बता दिया जाता है कि जो बॉम्बे और जो मद्रास है, ये दोनों प्रेसिडेंसी किसके अंदर काम करेगी, बंगाल के अंदर काम करेगी। सब इसका क्या बना दिया था, एक तरीके से सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है। तो ये जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास और एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, नाम उसका ट्रीटी ऑफ सूरत। और ये क्या बोलते हैं कि हमको अगर आप मराठा जीत के दे दिए, अगर हम पेशवा हो गए, तो सल्सेट और बसायन ये दोनों टेरिटरी हम आपको दे देंगे। ब्रिटिशर्स बोलते हैं ठीक है भाई, आइए आपको पेशवा बनाते हैं। वैरेन हेस्टिंग बोलता है रुको 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 भाई, तुम कैसे ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लिए, तुमने हमसे परमिशन लिया, परमिशन लेना पड़ेगा ना, परमिशन लेना जरूरी है, परमिशन तुम हमसे लिया नहीं, ये ट्रीटी ऑफ सूरत जो है हम नहीं मानेंगे, खत्म। तो फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो कोई ट्रीटी कर ही नहीं सकता है, तो मामला खराब हो गया। उसके बाद आपका होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि कलकत्ता काउंसिल है ना, और नाना फडणवीस जो कि अभी मराठा बने हुए हैं, पेशवा बने हुए, उनके बीच में होता है। अब रघुनाथ राव तो बेचारे बीच में ठगा गए, बॉम्बे को तो मौका ही नहीं मिला,
कुछ करने का, उसको तो कलकत्ता ने रोक दिया। रघुनाथ राव बेचारे बॉम्बे के भरोसे बैठे हुए थे। जब बॉम्बे ही के पास पावर नहीं है तो रघुनाथ राव के पास पावर क्या होगा। तो जो नाना फडणवीस हैं बोलते हैं यार रघुनाथ राव तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, काम करो तुम टेंशन लो और बैठो आराम से, ठीक है। और फिर ब्रिटिश को क्या करते हैं, सैलसेट दे देते हैं, मगर बसाएं नहीं देते हैं। कौन, नाना फडणवीस। रघुनाथ राव जो है वो बेचारे जैसे के तैसे बैठे रह जाते हैं। लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर को कौन नहीं मानेगा, बॉम्बे नहीं मानेगा। ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था पहले, आपको याद होगा। ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ। ट्रीटी ऑफ सूरत किसके किसके बीच में हुआ, बॉम्बे और रघुनाथ राव, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सूरत किसके किसके बीच में हुआ, बॉम्बे और रघुनाथ राव। इसको कौन नहीं माना, इसको कलकत्ता नहीं माना। अब कलकत्ता ट्रीटी किसके साथ कर रहा है, नाना फडणवीस के साथ। किसके साथ, नाना फडणवीस के साथ। तो बॉम्बे इसको बोलेगा कि हम नहीं मानेंगे बॉम्बे बोलता हम नहीं मानेंगे, जाओ खत्म कर दे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी नहीं मानता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर और अभी भी रघुनाथ राव को सपोर्ट कर देता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज। इसके कारण ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में जो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं नाना फडणवीस क्या करेंगे, तो कुछ पार्ट जो है अपना फ्रेंच को वो दे देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वो खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश जो है वो एंग्री हो जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, आप यहां पे देखिएगा बैटल ऑफ वडगांव होगा जो कि ब्रिटिश और मराठा के बीच में होगा। और मराठाज अंदर महाजी शिंदे जीत जाते हैं ब्रिटिशर से, ठीक है। तो यहां पे ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है, बुरे तरीके से हार हो जाएगी। महाजी शिंदे जो है ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को फोर्स कर देता है साइन करने के लिए। और जितने भी टेरिटरी कैप्चर हुए थे, बसायन सैलेसेट, सब वापस आ जाता है किसके पास, मराठा के पास। बहुत बुरे तरीके से हारते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कह दिया जाता है कि आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है ट्रीटी करने का। मतलब ट्रीटी ऑफ वडगांव किसके बीच में हुआ है, देखिए 3-4 ट्रीटी हुआ एक साथ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसको फिर से लिखते हैं और याद करते हैं कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंग्लो, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ठीक है, यहां पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो ट्रीटी क्या हो रहा है आपका, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत हो रहा था सबसे पहले। ट्रीटी ऑफ सूरत जो है बेसिकली किसके किसके बीच में हो रहा है आपका, तो ट्रीटी ऑफ सूरत हो रहा है रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ब्रिटिश में भी कौन सा, तो ब्रिटिश में भी सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत हो गया सबसे पहले। किसे किसके बीच में हो रहा है ये, रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। इसको कौन नहीं मानता है, इसको नहीं मानते हैं हमारे कलकत्ता वाले। कलकत्ता में कौन बैठा हुआ है, वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो भाई ये ट्रीटी तो नहीं चला, ठीक है, ये ट्रीटी तो नहीं चला। फिर आपको पता है जो वैरन हेस्टिंग्स है ये ट्रीटी करेंगे, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये ट्रीटी किसके साथ कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं नारायण राव के साथ, सॉरी नाना जी के साथ ये ट्रीटी कर रहे हैं, है ना। ये ट्रीटी का नाम क्या है आपका, ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, ठीक है। रघुनाथ राव जो इनके तो साथ चीटिंग हो गया, कॉर्नवालिस और नाना फडणवीस के साथ जो ट्रीटी हो रहा है इसको हम लोग कह रहे हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो यहां पे आपका ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर को कौन नहीं मान रहा है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर को बॉम्बे वाले नहीं मान रहे। इसको कौन नहीं मान रहा है, बॉम्बे वाले। और नहीं मान के क्या कर रहे हैं, अभी भी वो रघुनाथ राव को एक तरीके से हेल्प ही कर रहे हैं। तो अभी भी क्या कर रहे हैं, वो रघुनाथ राव को हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रघुनाथ राव को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है रघुनाथ राव के हेल्प करने के चक्कर में महाजी शिंदे के साथ लड़ेगा। किसके साथ लड़ेगा, महाजी शिंदे, और पूरी तरीके से हार जाएगा। ठीक है, और किसकी हार हो जाएगी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की हार हो जाएगी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जैसे ही हार हुआ है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की हार हुई है, जैसे ही हार होगा फिर कोई ट्रीटी साइन होगा। तो आपका ट्रीटी साइन हो रहा है, ट्रीटी ऑफ वडगांव। कौन साइन हो रहा है, ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ वडगांव किसके किसके बीच में साइन हो रहा है,
तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक तरफ बैठा हुआ है और एक तरफ आपके महाजी सिंधिया बैठे हुए हैं, यानी मराठा बैठे हुए हैं। फिर इसको कौन नहीं मानेगा, फिर इसको कलकत्ता नहीं मानेगा, यानी वैरन हेस्टिंग फिर नहीं मानेगा, फिर बोलेगा कि भाई हम नहीं मानते इस चीज को, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, फिर वो युद्ध करना शुरू कर देगा। तो फिर क्या हो जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बोल देता है कि आप साइन नहीं कर सकते, वैरन हेस्टिंग बोलता है कि भाई आपके पास साइन करने का कोई अधिकारी नहीं है। बंगाल से क्या भेजा जाता है, अपनी सेना भेजी जाती है और उसके बाद महाजी सिंधिया यहाँ पे हार जाते हैं बैटल। फिर आपका होता है सबसे लास्ट में ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ट्रीटी ऑफ सालाबाई में क्या होता है कि जो सालसेट है और बरोच है उसके कुछ टेरिटरी ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं और मराठा को कहा जाता है कि ब्रिटिश पोजीशंस जो है आप हैदर अली के जो भी आपको मिले हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें होती है, मतलब हैदर अली से कुछ जीता हुआ चीज ब्रिटिशर्स को, इसको मराठा को मिल गया और ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया, सालसेट और बरोच मिल गया। तो यही तमाम चीजें हैं। और ये भी कहा जाता है कि फ्रेंच को आगे से आप कोई मदद नहीं लीजिएगा, फ्रेंच मराठा को कहा जाता है कि फ्रेंच से आपको कोई मदद नहीं लेना है। फ्रेंच के साथ वही सीन है कि जो वेलकम मूवी में था, मुझे क्यों कूटा, वही वाला बेचारा कुटाते रहता है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माधव राव टू जो है वो क्या हो जाएंगे, जो नारायण राव के वो पेशवा बन जाएंगे। आगे देख लेते हैं, स्टेटस को मेंटेन होता है, 20 साल तक कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, ब्रिटिश के पास अपना पावर है और मराठा जो है अपने पास पावर मेंटेन है। बट इसके बाद जो होगा आपका, मराठा जो सरदार हैं वो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। अब आते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वार पे। टीपू सुल्तान के डेथ के बाद मराठा ही जो है एक पावर बचे हुए हैं साउथ में, क्योंकि आपका कर्नाटिक खत्म हो चुका है, हैदराबाद वो ऑलरेडी सब्सिडियरी का पार्ट है, मैसूर तो बेचारा नेस्तो नाबूद हो चुका है। तो ब्रिटिश को लगता है कि जब तक मराठा को हराएंगे नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। और मराठा का इंटरनल प्रॉब्लम जो है पांचों सरदार में बढ़ते चला जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी कोई है नहीं, है ना, चीफ जो है वो सही से काम कर नहीं रहे होते हैं। और माधव राव टू के बाद बनते हैं कौन, रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव टू कौन बनते हैं, वहां पे पेशवा बन जाते हैं, ठीक है। ये रघुनाथ राव आपको याद ही होगा, जो नारायण राव को मरवाए थे उनके बेटे बाजीराव टू जो है वो पेशवा बन चुके हैं। फिर यहाँ पे होगा आपका बैटल ऑफ पूना। यहाँ पे जो होलकर है, कौन, यशवंत राव होलकर इंदौर के, वो अटैक कर देंगे पूना पे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पेशवा सिर्फ खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। पेशवा सबसे हेड था, पेशवा के नीचे पांचों सरदार थे, तो अब इनको लग रहा है, होलकर्स को लग रहा है कि भाई पेशवा सिर्फ खत्म करो, सीधे सीधे पूना पे अटैक करते हैं। और किसको करेंगे, ये जो बाजीराव है इसको हटाएंगे, ठीक है, खत्म करेंगे। तो बाजीराव को सिंधिया मदद करने के लिए आ जाते हैं, बाजीराव हार जाते हैं तो पूना से भाग जाते हैं। फिर आपका हो जाएगा ट्रीटी ऑफ बसाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो बाजीराव टू है वो ब्रिटिशर से हेल्प मांगने के लिए चले जाते हैं और एक ट्रीटी साइन कर देते हैं, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ बसाइन विथ लॉर्ड वेलिजेली। और यहाँ पे बोला जाता है कि वसायन जो है हम आपको दे देंगे, हमको मदद कीजिए, हमको आप होलकर से बचा लीजिए। ब्रिटिश ट्रूप को बोल देते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस साइन हो चुका है ना, ये तमाम चीजें यहाँ पे साइन हो चुकी है और जो मराठा है वो ब्रिटिश का सब्सिडरी स्टेट बन चुका है। इसको लेकर के जो सिंधिया हैं, जो भोसले हैं, वो बोलते हैं ना 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 ना, इंदौर से तुम लड़े हो। जैसे आप यहाँ पे कहानी समझिए क्या हो रहा है कि पुणे में कौन बैठा हुआ है, पेशवा बैठे हुए हैं, ठीक है, बाजीराव टू, ठीक है। अब यहां पे कौन अटैक कर दिया, तो होलकर्स अटैक कर दिए, ठीक है। इनसे लड़ने के लिए जो पेशवा है वो किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया और क्या साइन कर लिया, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। तो ये सब्सिडरी अलायंस आप साइन किए हैं तो आपको पांचों मराठा सरदार को साथ में लाके साइन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो आपके भोसले हैं और जो सिंधियास हैं वो बोल देते हैं कि हम तो मानेंगे ही नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाजीराव टू है उनको बोल देता है कि भाई तुम तो गद्दार हो। उसके बाद फिर से वॉर होगा, जो सरदार है वो क्या होंगे, अलाइड के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे। कौन कौन लड़ते हैं, तो दौलत राव सिंधिया हो गए, राघोजी भोसले हो गए नागपुर से, यशवंत राव होलकर हो गए इंदौर से, ये सब वापस आते हैं लड़ने के लिए। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सारे सरदार से अकेले अकेले इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, एक साथ नहीं लड़ेंगे। और एक साथ नहीं लड़ने के कारण जो ब्रिटिशर्स है वो जीत जाते हैं 1 by 1। उसके बाद क्या होगा, अलग अलग ट्रीटी होगा। ट्रीटी ऑफ सुरजी किसके साथ होगा, सिंधिया के साथ होगा, जहां पे जो सिंधिया है वो अपने टेरिटरीज ब्रिटिश को हार जाएंगे और ब्रिटिश के सुपरमेसी को अपना लेते हैं। फिर आपका ट्रीटी ऑफ देवगांव है जो कि भोसले के साथ होगा, अगेन वही ब्रिटिश फिर वहां प्रेसिडेंट बन के बैठ जाएंगे। और फिर ट्रीटी ऑफ राजघाट होगा होलकर के साथ। ये तमाम चीजें होती हैं। ओवरऑल रिजल्ट वही है कि मराठा पावर अब यहाँ पे बुरे तरीके से नष्ट हो चुका है, सेंट्रल इंडिया में भी ब्रिटिश का सुपरमेसी आ चुका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉड द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द पेशवा बाजीराव, ठीक है। तो कौन सा जो आपका ट्रीटी है जिसके कारण पेशवा बाजीराव का एंड आ चुका है, आपको बताना है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव या ट्रीटी ऑफ बसाइन या ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ठीक है। ये बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा और आखिरी हम लोग एंग्लो मराठा वार पढ़ने वाले, फिर एंग्लो मराठा वार हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं इंटरनल मैटर में, और जो सेकंड वॉर हुआ आपका एंग्लो मराठा, उसमें बहुत ज्यादा टेरिटरी का हार भी हो चुका है। तो अब मराठा चाहते हैं कि भाई हमको फिर से जो है एक तरीके से सुप्रीम होना है। होता क्या है कि जो पिंडारी, आपने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी सलमान खान की, नाम मैं भूल रहा हूँ, जो भी है उसमें सलमान खान है, वो बाहर से पढ़ के आते हैं, पिंडारी ही होते हैं, ब्रिटिशर्स पर अटैक करते हैं। तो पिंडारी एक तरह के ट्राइबल ग्रुप है जो कि अटैक कर रहे हैं बार बार ब्रिटिशर्स पे, है ना, लुटेरे हैं, सेंट्रल इंडिया से ऑपरेट करते हैं। तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि मराठों की मदद से जो है पिंडारी बार बार हमको अटैक कर रहे हैं और मराठा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पिंडारी को एक्सक्यूज बना करके वो क्या करते हैं, मराठा पावर को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग, वैरन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, वो क्या कर देते हैं, सिस्टमेटिक कैंपेन लगाते हैं। फिर मराठा आपस में बाजीराव टू हो गए, फिर महाजी टू भोसले हो गए, माधवराव होलकर हो गए, ये तीनों लोग साथ में आते हैं मगर जीत नहीं पाते हैं। दौलत राव जो है सिंधिया है ग्वालियर के, वो नहीं लड़ते हैं, मराठा का हेल्प नहीं करते हैं, और जो बैटल ऑफ खड़की है वहां पे पेशवा डिफीट हो जाते हैं, और बैटल ऑफ कोरेगांव में जो है आपके जो स्मॉल ब्रिटिश ट्रूप्स हैं वो हरा देंगे पेशवा की आर्मी को, और ये सिंबॉलिक विक्ट्री हो जाएगा। इसके बाद अलग अलग जो भी बैटल वगैरह होता है उसमें मराठा टिक नहीं पाते हैं। फिर आपका सबसे लास्ट में होता है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, जहां पे सिंधिया को क्या करना पड़ता है, राजस्थान अपना ब्रिटिश को देना पड़ता है, और वहां पे एक पपेट रूलर बन जाता है, राजपूत एक पपेट रूलर बन जाते हैं, रियल पावर ब्रिटिश के पास है। और ट्रीटी ऑफ मंदसौर होता है जहां पे जो होलकर है बाद में आपके जो भी टेरिटरी है, जो भी कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। बस यही तमाम चीजें होती हैं। बाजीराव टू जो है वो सरेंडर कर देते हैं 1818 में। फिर पेशवा सिर्फ जो है जो प्राइम मिनिस्टर वाला पोस्ट है वो खत्म हो जाएगा, उनको पेंशन मिलता है, वो बिठूर चले जाते हैं कानपुर में, और उसके बाद ज्यादातर टाइम जो वहीं पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशवा का जो टेरिटरी है बॉम्बे में चला जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हो जाएगा। और पेशवा के एक अडॉप्टेड सन होते हैं जिनका नाम है नाना साहब, और यही नाना साहब 1857 की क्रांति में आप देखिएगा तो बहुत निर्भीक तरीके से लड़ते हैं। तो हमने मराठा वार और हमने क्या किया, जो मैसूर वार है उसको आज के लेक्चर में खत्म कर लिया है। लेक्चर्स को देखते रहिएगा इसी तरीके से, और जो भी आपको दिक्कत लग रहा होगा, जैसे आपने बताया था कि सर हिंदी में बोलिए, तो हमने हिंदी में भी बोलना जो है वो जितना हो सके शुरू कर दिया है। और भी जो आपके फीडबैक्स वगैरह होंगे वो हमें देते रहिएगा। मेरा नाम है शिवम गुप्ता, फिर से जीए वर्स के अगले सीरीज में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बात कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस को लेकर के। सब्सिडरी अलायंस आपको पता है वेलेजली लेकर के आते हैं इंडियन स्टेट्स के लिए। और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि अगर आप सब्सिडरी अलायंस के पार्ट हैं तो ब्रिटिश के कोई भी एक सिपाही आपके यहाँ रहना परमानेंटली शुरू कर देंगे, है ना। खुद की आर्मी आपको रखना बंद करना पड़ेगा। और जो आर्मी है, ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स आपको फ्री में अपनी आर्मी दे रहे हैं, उसका आपसे पैसा लेने वाले हैं वो, ठीक है। और इसके कारण दो तीन चीजें होंगी। सपोज कीजिए कि ये इंडिया है, ये बीच में आपका हैदराबाद है, अब ये हैदराबाद अगर सब्सिडरी अलायंस का पार्ट हो गया तो सबसे पहले दिक्कत क्या आएगी कि इसका खुद का आर्मी गया, है ना। उसके बाद यहां पे एक परमानेंट ब्रिटिश आके बैठ जाएगा। पहले तो ये बोला था कि आपके इंटरनल मैटर में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं, मगर फिर भी करेगा, क्या होगा नहीं होगा। दूसरा ये भी बोला गया कि अगर हैदराबाद को मान के चलिए मराठा के साथ कोई संधि करना है, कोई भी ट्रीटी करना है, बिना इसके मदद से होगा नहीं, यही मध्यस्थता करेगा। तो एक तरीके से आपको आप ही के पैसा का गुलाम बना दिया, आपसे पैसा लेकर के आपको गुलाम बना दिया। अब ये जो हम बात कर लेते हैं किस चीज को लेकर के, तो जब फ्रेंच से कनेक्शन बढ़ रहा है ना टीपू सुल्तान का, तो ब्रिटिश कहते हैं कि भाई ये सही नहीं चल रहा। टीपू सुल्तान को ही बोलते हैं कि भाई तुम सब्सिडरी अलायंस जो है ना वो अपना लो। टीपू बोलता है ना ऐसा तो होगा नहीं, हार चुके हैं, बट इसका मतलब क्या, कुछ भी थोड़ी करेंगे। टीपू जो है वो नहीं मानता है सब्सिडरी अलायंस के लिए, वेलेजली हो जाता है गुस्सा। फिर इसी में वार हो जाएगा टीपू सुल्तान के अगेंस्ट मराठा, जिनको बोला जाता है कि आप हमारा साथ दीजिए, आपको हम मैसूर का आधा हिस्सा दे देंगे। निजाम ऑफ हैदराबाद चूंकि बेचारे सब्सिडरी अलायंस के पार्ट थे तो उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था। बहुत कम समय तक 18 दिन तक ये वॉर चलता है, 17 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक, और इसी में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है ना। जो कैपिटल है श्रीरंगपट्टनम, उस पर कौन जीत जाएगा, ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे। टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वो हार जाते हैं और ये कहते हैं कि इट इज बेटर टू लिव लाइक अ टाइगर फॉर वन डे देन 1000 years एज अ शिप। मतलब भेड़ की तरह 1000 साल जीने से अच्छा है कि टाइगर के साथ एक दिन जो है आप टाइगर की तरह जी लीजिए, यही कहा जाता है। फिर वॉरियर किंग ऐसे मर जाते हैं, वरीड विथ मिलिट्री ऑनर्स, ये तमाम चीजें होती हैं, है ना। बिकम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को धूल चटाने के लिए इनको आज भी बहुत ज्यादा इज्जत के साथ याद किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स जीते कैसे। तो सुपरमेसी बहुत ज्यादा थी ब्रिटिशर्स की। उसके बाद जो आपका इंपैक्ट ऑफ एंग्लो मैसूर वार है,
वो हमने देख ही लिया कि एंग्लो मैसूर वार के बाद किस तरीके से आधा हिस्सा जो है मैसूर का ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, कुछ मराठा के पास चला जाएगा, कुछ निजाम के पास चला जाएगा। फिर ब्रिटिश को समझ में आ जाता है कि भाई रॉकेट टेक्नोलॉजी है टीपू के पास, हमको भी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा। आर्टिलरी वेलफेयर है, फोर्टिफिकेशन टेक्निक है, गोरिल्ला टैक्टिक्स है जिसका यूज करके वो मराठों को हराएंगे। ये तमाम चीज जो है ब्रिटिशर्स सीख जाते हैं। पॉलिटिकल इंपैक्ट इसका क्या होता है कि ब्रिटिश अब पैरामाउंट पावर बन चुके हैं साउथ में, क्योंकि निजाम तो ऑलरेडी कंट्रोल में है, मराठा को धीरे से एंग्लो मराठा वार में हरा ही देंगे और उसके बाद मराठा निजाम ये सब सबऑर्डिनेट ही हो जाएंगे धीरे के। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, मैसूर का जो पूरा खजाना है वो इनके पास आ गया, मालाबार पोस्ट पे ट्रेड कर लेंगे, पेपर स्पाइस ट्रेड क्योंकि ट्रेवनकोर ऑलरेडी इनके अंदर है, चंडल और जो कोलार का गोल्ड माइन है सब ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया, जो पहले किसका पार्ट हुआ करता था, सब का सब पार्ट हुआ करता था आपका मैसूर का। अब जो है हम चौथे युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बाद आप समझ लीजिए कि कोई मेजर युद्ध जो है वो ब्रिटिशर्स नहीं लड़ते हैं, पूरा का पूरा इंडिया जो है वो जीत चुके हैं। वो है आपका एंग्लो मराठा वार। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मराठों की आपस की जो राजनीति है ना, आपस की जो जेलसी है ना, उसी के कारण ये होता है और उसमें ब्रिटिशर्स को बैठे बिठाए फायदा हो जाता है। अगर हम मराठा कन्फेडरेसी के बारे में बात करें तो इसको लीड कौन कर रहे थे? इसको लीड कर रहे थे पेशवा, जो कि थे प्राइम मिनिस्टर, है ना। आपने पढ़ा होगा कि अष्टप्रधान थ्योरी है बेसिकली, जहां पे अलग अलग 8 पोजीशन है जिसको लीड करने का काम कर रहे हैं पेशवा कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 5 चीफ हुआ करते थे मराठा का, सरदारों का 5 चीफ है जो कि आपस में मिल करके रहते थे, जैसे कि गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, वो यही सिंधिया है, उनका अभी भी ये साम्राज्य चल रहा है। जो ग्वालियर फोर्ट वगैरह आप देख रहे होंगे, भाई महल में रहते हैं वो। फिर भोसले ऑफ नागौर और पेशवा ऑफ पुणे। तो ये लोग जो है 5 आपके अलग अलग सरदार हैं। अगर नाना फडणवीस के बारे में बात करें तो वो क्या है, उनको मराठा के मैकवेली भी कहते हैं। मैकवेली आपको पता ही होगा, बहुत ही प्रोमिनेंट एक सेनापति है, मराठा कन्फेडरेसी को टुगेदर रखते हैं, डिप्लोमेट है, रघुनाथ राव के ब्रिटिश अलायंस में थोड़ा हेल्प भी करते हैं। फिर आप देख लीजिए ट्रीटी ऑफ सूरत होता है एक स्लाइड मुझे लगता है छूट गया। हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम देखिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी चीफ हैं आपस में लड़ रहे हैं, सबको सुप्रीम होकर रहना है, सेंट्रल अथॉरिटी का जो कंट्रोल है वो खत्म हो चुका है, कोई भी जो यूनिटी है वो नहीं है कि एक्सटर्नल अगर कोई एग्रेशन आता है तो हम किससे लड़ेंगे, कोई यूनिटी नहीं है। अब यहीं पे जो है पहला जो आपका एंग्लो मराठा वार शुरू हो जाएगा। होता क्या है कि नारायण राव जो है पेशवा, नारायण राव क्या है पेशवा, लेकिन उनके अंकल है रघुनाथ राव, ठीक है। नारायण राव अभी पेशवा है और उनके अंकल कौन है जो आपके, उनका नाम है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव चाहते हैं कि हम पेशवा बन जाए, रघुनाथ राव चाहते हैं कि हम पेशवा बन जाए, लेकिन इस पेशवा बनने के चक्कर में वो नारायण राव के क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। और हत्या कराने के बाद क्या हो जाता है, नाना फडणवीस है ना, जो मराठा मिनिस्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई रघुनाथ राव तुम निकलो यहां से। तो रघुनाथ राव को एग्जाइल में भेज दिया जाता है। क्यों एग्जाइल में भेज दिया जाएगा? नारायण राव के हत्या के केस में। तो नारायण राव जो पेशवा है उनको मार दिया गया। किसके द्वारा? ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि रघुनाथ राव ने मारा है, और उसके कारण जो नाना फडणवीस है जो मिनिस्टर हुआ करते हैं वो बोलते हैं कि अब आपको निकलना पड़ेगा। नाना फडणवीस के बारे में बात करें तो सारा जो मिलिट्री आपका टैक्टिक्स है सब कुछ आता है इनको, सारे मराठा सरदार को 5 को अपने हाथ जोड़ के रखे हुए हैं। इसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मगर एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलिएगा नहीं। होता यह है कि रघुनाथ राव किसके पास चले जाते हैं, ब्रिटिशर्स के पास, कि भैया हमको निकाल दिया गया है, हमने नारायण राव को मरवाया था क्योंकि हमको राजा बनना था, बट जो नाना फडणवीस है वो हमको राजा बनने नहीं दे रहा है, हमको हटा भी दिया है। तो यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आपको पता है कि उस समय जो ब्रिटिशर्स है 1775 के बारे में बात हो रहा है, याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, बार बार आप देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट में बता दिया जाता है कि जो बॉम्बे है और जो मद्रास है, ये दोनों प्रेसिडेंसी किसके अंदर काम करेगी, बंगाल के अंदर काम करेगी। सब इसका क्या बना दिया था, एक तरीके से सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है। तो ये जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास और एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, नाम उसका ट्रीटी ऑफ सूरत। और ये क्या बोलते हैं कि हमको अगर आप मराठा जीत के दे दिए, अगर हम पेशवा हो गए, तो सलसेट और बसायन ये दोनों टेरिटरी हम आपको दे देंगे। ब्रिटिशर्स बोलते हैं ठीक है भाई, आइए आपको पेशवा बनाते हैं। वैरेन हेस्टिंग बोलता है रुको 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 भाई, तुम कैसे ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लिए, तुमने हमसे परमिशन लिया? परमिशन लेना पड़ेगा ना, परमिशन लेना जरूरी है, परमिशन तुम हमसे लिया नहीं, ये ट्रीटी ऑफ सूरत जो है हम नहीं मानेंगे, खत्म। तो फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो कोई ट्रीटी कर ही नहीं सकता है, तो मामला खराब हो गया। उसके बाद आपका होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि कलकत्ता काउंसिल है ना, और नाना फडणवीस जो कि अभी मराठा बने हुए हैं, पेशवा बने हुए हैं, उनके बीच में होता है। अब रघुनाथ राव तो बेचारे बीच में ठगा गए, बॉम्बे को तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने का, उसको तो कलकत्ता ने रोक दिया। रघुनाथ राव बेचारे बॉम्बे के भरोसे बैठे हुए थे। जब बॉम्बे ही के पास पावर नहीं है तो रघुनाथ राव के पास पावर क्या होगा? तो जो नाना फडणवीस हैं बोलते हैं यार रघुनाथ राव तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, काम करो, तुम टेंशन लो, पेंशन लो और बैठो आराम से, ठीक है।
और फिर ब्रिटिश को क्या करते हैं, सैलसेट दे देते हैं, मगर बसाएं नहीं देते हैं। कौन? नाना फडणवीस। रघुनाथ राव जो है वो बेचारे जैसे के तैसे बैठे रह जाते हैं। लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर को कौन नहीं मानेगा? बॉम्बे नहीं मानेगा। ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था पहले, आपको याद होगा। ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ। ट्रीटी ऑफ सूरत किसके किसके बीच में हुआ? बॉम्बे और रघुनाथ राव। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत किसके किसके बीच में हुआ? बॉम्बे और रघुनाथ राव। इसको कौन नहीं माना? इसको कलकत्ता नहीं माना। अब कलकत्ता ट्रीटी किसके साथ कर रहा है? नाना फडणवीस के साथ। किसके साथ? नाना फडणवीस के साथ। तो बॉम्बे इसको बोलेगा कि हम नहीं मानेंगे। बॉम्बे बोलता हम नहीं मानेंगे, जाओ खत्म कर दे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी नहीं मानता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर और अभी भी रघुनाथ राव को सपोर्ट कर देता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज। इसके कारण ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में जो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं नाना फडणवीस क्या करेंगे। तो कुछ पार्ट जो है अपना फ्रेंच को वो दे देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? ट्रीटी ऑफ पुरंदर वो खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश जो है वो एंग्री हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा? आप यहां पे देखिएगा बैटल ऑफ वडगांव होगा जो कि ब्रिटिश और मराठा के बीच में होगा और मराठाज अंदर महाजी शिंदे जीत जाते हैं ब्रिटिशर से। ठीक है, तो यहां पे ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है, बुरे तरीके से हार हो जाएगी। महाजी शिंदे जो है ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को फोर्स कर देता है साइन करने के लिए और जितने भी टेरिटरी कैप्चर हुए थे, बसायन, सैलेसेट, सब वापस आ जाता है किसके पास? मराठा के पास। बहुत बुरे तरीके से हारते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कह दिया जाता है कि आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है ट्रीटी करने का। मतलब ट्रीटी ऑफ वडगांव किसके बीच में हुआ है? देखिए 3-4 ट्रीटी हुआ एक साथ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसको फिर से लिखते हैं और याद करते हैं कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंग्लो। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ठीक है, यहां पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो ट्रीटी क्या हो रहा है आपका? ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत हो रहा था सबसे पहले। ट्रीटी ऑफ सूरत जो है बेसिकली किसके किसके बीच में हो रहा है आपका? तो ट्रीटी ऑफ सूरत हो रहा है रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ब्रिटिश में भी कौन सा? तो ब्रिटिश में भी सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत हो गया सबसे पहले। किसे किसके बीच में हो रहा है ये? रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, इसको कौन नहीं मानता है? इसको नहीं मानते हैं हमारे कलकत्ता वाले। कलकत्ता में कौन बैठा हुआ है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो भाई ये ट्रीटी तो नहीं चला। ठीक है, ये ट्रीटी तो नहीं चला। फिर आपको पता है जो वारेन हेस्टिंग्स है ये ट्रीटी करेंगे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये ट्रीटी किसके साथ कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं नारायण राव के साथ, सॉरी नाना जी के साथ ये ट्रीटी कर रहे हैं, है ना। ये ट्रीटी का नाम क्या है आपका? ट्रीटी ऑफ पुरंदर है। ठीक है, रघुनाथ राव जो इनके तो साथ चीटिंग हो गया, कॉर्नवालिस और नाना फडणवीस के साथ जो ट्रीटी हो रहा है इसको हम लोग कह रहे हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो यहां पे आपका ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर को कौन नहीं मान रहा है? तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर को बॉम्बे वाले नहीं मान रहे। इसको कौन नहीं मान रहा है? बॉम्बे वाले। और नहीं मान के क्या कर रहे हैं? अभी भी वो रघुनाथ राव को एक तरीके से हेल्प ही कर रहे हैं। तो अभी भी क्या कर रहे हैं? वो रघुनाथ राव को हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रघुनाथ राव को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है रघुनाथ राव के हेल्प करने के चक्कर में महाजी शिंदे के साथ लड़ेगा। किसके साथ लड़ेगा? महाजी शिंदे, और पूरी तरीके से हार जाएगा। ठीक है, और किसकी हार हो जाएगी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की हार हो जाएगी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जैसे ही हार हुआ है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की हार हुई है, जैसे ही हार होगा फिर कोई ट्रीटी साइन होगा। तो आपका ट्रीटी साइन हो रहा है ट्रीटी ऑफ वडगांव। कौन साइन हो रहा है? ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ वडगांव किसके किसके बीच में साइन हो रहा है? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक तरफ बैठा हुआ है और एक तरफ आपके महाजी शिंदे बैठे हुए हैं, यानी मराठा बैठे हुए हैं। फिर इसको कौन नहीं मानेगा? फिर इसको कलकत्ता नहीं मानेगा, यानी वारेन हेस्टिंग फिर नहीं मानेगा। फिर बोलेगा कि भाई हम नहीं मानते इस चीज को। ठीक है,
और फिर क्या हो जाएगा, फिर वो युद्ध करना शुरू कर देगा। तो फिर क्या हो जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बोल देता है कि आप साइन नहीं कर सकते। बैरन हेस्टिंग बोलता है कि भाई आपके पास साइन करने का कोई अधिकारी नहीं है। बंगाल से क्या भेजा जाता है, अपनी सेना भेजी जाती है, और उसके बाद महाजी सिंधे यहाँ पे हार जाते हैं बैटल। फिर आपका होता है सबसे लास्ट में ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ट्रीटी ऑफ सालाबाई में क्या होता है कि जो सालसेट है और बरोच है उसके कुछ टेरिटरी ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं, और मराठा को कहा जाता है कि ब्रिटिश पोजीशंस जो है आप हैदर अली के जो भी आपको मिले हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें होती है, मतलब हैदर अली से कुछ जीता हुआ चीज ब्रिटिशर्स को, इसको मराठा को मिल गया, और ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया, सालसेट और बरोच मिल गया। तो यही तमाम चीजें हैं। और ये भी कहा जाता है कि फ्रेंच को आगे से आप कोई मदद नहीं लीजिएगा। फ्रेंच, मराठा को कहा जाता है कि फ्रेंच से आपको कोई मदद नहीं लेना है। फ्रेंच के साथ वही सीन है कि जो वेलकम मूवी में था, मुझे क्यों कूटा, वही वाला बेचारा कुटाते रहता है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माधव राव टू जो है वो क्या हो जाएंगे, जो नारायण राव के वो पेशवा बन जाएंगे। आगे देख लेते हैं, स्टेटस को मेंटेन होता है, 20 साल तक कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, ब्रिटिश के पास अपना पावर है और मराठा जो है अपने पास पावर मेंटेन है। बट इसके बाद जो होगा आपका, मराठा जो सरदार हैं वो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। अब आते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वार पे। टीपू सुल्तान के डेथ के बाद मराठा ही जो है एक पावर बचे हुए हैं साउथ में, क्योंकि आपका कर्नाटिक खत्म हो चुका है, हैदराबाद वो ऑलरेडी सब्सिडियरी का पार्ट है, मैसूर तो बेचारा नेस्तो नाबूद हो चुका है। तो ब्रिटिश को लगता है कि जब तक मराठा को हराएंगे नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। और मराठा का इंटरनल प्रॉब्लम जो है पांचों सरदार में बढ़ते चला जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी कोई है नहीं, है ना, चीफ जो है वो सही से काम कर नहीं रहे होते हैं। और माधव राव टू के बाद बनते हैं कौन, रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव टू कौन बनते हैं, वहां पे पेशवा बन जाते हैं। ठीक है, ये रघुनाथ राव आपको याद ही होगा, जो नारायण राव को मरवाए थे, उनके बेटे बाजीराव टू जो है वो पेशवा बन चुके हैं। फिर यहाँ पे होगा आपका बैटल ऑफ पूना। यहाँ पे जो होलकर है, कौन, यशवंत राव होलकर इंदौर के, वो अटैक कर देंगे पूना पे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पेशवा सिर्फ खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, पेशवा सबसे हेड था, पेशवा के नीचे पांचों सरदार थे, तो अब इनको लग रहा है, होलकर्स को लग रहा है कि भाई पेशवा सिर्फ खत्म करो, सीधे सीधे पूना पे अटैक करते हैं। और किसको करेंगे, ये जो बाजीराव है इसको हटाएंगे, ठीक है, खत्म करेंगे। तो बाजीराव को सिंधिया मदद करने के लिए आ जाते हैं, बाजीराव हार जाते हैं तो पूना से भाग जाते हैं। फिर आपका हो जाएगा ट्रीटी ऑफ बसाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो बाजीराव टू है वो ब्रिटिशर से हेल्प मांगने के लिए चले जाते हैं और एक ट्रीटी साइन कर देते हैं, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ बसाइन विथ लॉर्ड वेलिजेली। और यहाँ पे बोला जाता है कि वसायन जो है हम आपको दे देंगे, हमको मदद कीजिए, हमको आप होलकर से बचा लीजिए। ब्रिटिश ट्रूप को बोल देते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस साइन हो चुका है ना, ये तमाम चीजें यहाँ पे साइन हो चुकी है, और जो मराठा है वो ब्रिटिश का सब्सिडरी स्टेट बन चुका है। इसको लेकर के जो सिंधिया हैं, जो भोसले हैं, वो बोलते हैं ना 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 ना, इंदौर से तुम लड़े हो। जैसे आप यहाँ पे कहानी समझिए क्या हो रहा है कि पुणे में कौन बैठा हुआ है, पेशवा बैठे हुए हैं, ठीक है, बाजीराव टू, ठीक है। अब यहां पे कौन अटैक कर दिया, तो होलकर्स अटैक कर दिए, ठीक है। इनसे लड़ने के लिए जो पेशवा है वो किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया, और क्या साइन कर लिया, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। तो ये सब्सिडरी अलायंस आप साइन किए हैं तो आपको पांचों मराठा सरदार को साथ में लाके साइन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो आपके भोसले हैं और जो सिंधियास हैं वो बोल देते हैं कि हम तो मानेंगे ही नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाजीराव टू है उनको बोल देता है कि भाई तुम तो गद्दार हो। उसके बाद फिर से वॉर होगा, जो सरदार है वो क्या होंगे, अलाइड के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे। कौन कौन लड़ते हैं, तो दौलत राव सिंधिया हो गए, राघोजी भोसले हो गए नागपुर से, यशवंत राव होलकर हो गए इंदौर से, ये सब वापस आते हैं लड़ने के लिए। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सारे सरदार से अकेले अकेले इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, एक साथ नहीं लड़ेंगे। और एक साथ नहीं लड़ने के कारण जो ब्रिटिशर्स है वो जीत जाते हैं 1 by 1। उसके बाद क्या होगा, अलग अलग ट्रीटी होगा। ट्रीटी ऑफ सुरजी किसके साथ होगा, सिंधिया के साथ होगा, जहां पे जो सिंधिया है वो अपने टेरिटरीज ब्रिटिश को हार जाएंगे और ब्रिटिश के सुपरमेसी को अपना लेते हैं। फिर आपका ट्रीटी ऑफ देवगांव है जो कि भोसले के साथ होगा, अगेन वही ब्रिटिश फिर वहां प्रेसिडेंट बन के बैठ जाएंगे। और फिर ट्रीटी ऑफ राजघाट होगा होलकर के साथ। ये तमाम चीजें होती हैं। ओवरऑल रिजल्ट वही है कि मराठा पावर अब यहाँ पे बुरे तरीके से नष्ट हो चुका है, सेंट्रल इंडिया में भी ब्रिटिश का सुपरमेसी आ चुका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉड द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द पेशवा बाजीराव, ठीक है। तो कौन सा जो आपका ट्रीटी है जिसके कारण पेशवा बाजीराव का एंड आ चुका है, आपको बताना है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव, या ट्रीटी ऑफ बसाइन, या ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ठीक है। ये बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा और आखिरी हम लोग एंग्लो मराठा वार पढ़ने वाले, फिर एंग्लो मराठा वार हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं इंटरनल मैटर में। और जो सेकंड वॉर हुआ आपका एंग्लो मराठा, उसमें बहुत ज्यादा टेरिटरी का हार भी हो चुका है। तो अब मराठा चाहते हैं कि भाई हमको फिर से जो है एक तरीके से सुप्रीम होना है।
होता क्या है कि जो पिंडारी, आपने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी सलमान खान की, नाम मैं भूल रहा हूँ, जो भी है उसमें सलमान खान है, वो बाहर से पढ़ के आते हैं, पिंडारी ही होते हैं, ब्रिटिशर्स पे अटैक करते हैं। तो पिंडारी एक तरह के ट्राइबल ग्रुप है जो कि अटैक कर रहे हैं बार बार ब्रिटिशर्स पे, है ना, लुटेरे हैं, सेंट्रल इंडिया से ऑपरेट करते हैं। तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि मराठों की मदद से जो है पिंडारी बार बार हमको अटैक कर रहे हैं और मराठा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पिंडारी को एक्सक्यूज बना करके वो क्या करते हैं, मराठा पावर को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग, वैरन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, वो क्या कर देते हैं, सिस्टमेटिक कैंपेन लगाते हैं। फिर मराठा आपस में बाजीराव टू हो गए, फिर माहौजी टू भोसले हो गए, माधवराव होलकर हो गए, ये तीनों लोग साथ में आते हैं मगर जीत नहीं पाते हैं। दौलत राव जो है सिंधिया है ग्वालियर के, वो नहीं लड़ते हैं, मराठा का हेल्प नहीं करते हैं, और जो बैटल ऑफ खड़की है वहां पे पेशवा डिफीट हो जाते हैं, और बैटल ऑफ कोरेगांव में जो है आपके जो स्मॉल ब्रिटिश ट्रूप्स हैं वो हरा देंगे पेशवा के आर्मी को, और ये सिंबॉलिक विक्ट्री हो जाएगा। इसके बाद अलग अलग जो भी बैटल वगैरह होता है उसमें मराठा टिक नहीं पाते हैं। फिर आपका सबसे लास्ट में होता है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, जहां पे सिंधिया को क्या करना पड़ता है, राजस्थान अपना ब्रिटिश को देना पड़ता है, और वहां पे एक पपेट रूलर बन जाता है, राजपूत एक पपेट रूलर बन जाते हैं, रियल पावर ब्रिटिश के पास है। और ट्रीटी ऑफ मंदसौर होता है जहां पे जो होलकर है बाद में आपके जो भी टेरिटरी है, जो भी कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। बस यही तमाम चीजें होती हैं। बाजीराव टू जो है वो सरेंडर कर देते हैं 1818 में। फिर पेशवा सिर्फ जो है जो प्राइम मिनिस्टर वाला पोस्ट है वो खत्म हो जाएगा, उनको पेंशन मिलता है, वो बिठूर चले जाते हैं कानपुर में, उसके बाद ज्यादातर टाइम जो वहीं पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशवा का जो टेरिटरी है बॉम्बे में चला जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हो जाएगा। और पेशवा के एक अडॉप्टेड सन होते हैं जिनका नाम है नाना साहब, और यही नाना साहब 1857 की क्रांति में आप देखिएगा तो बहुत निर्भीक तरीके से लड़ते हैं। तो हमने मराठा वार और हमने क्या किया, जो मैसूर वार है उसको आज के लेक्चर में खत्म कर लिया है। लेक्चर्स को देखते रहिएगा इसी तरीके से, और जो भी आपको दिक्कत लग रहा होगा, जैसे आपने बताया था कि सर हिंदी में बोलिए, तो हमने हिंदी में भी बोलना जो है वो जितना हो सके शुरू कर दिया है। और भी जो आपके फीडबैक्स वगैरह होंगे वो हमें देते रहिएगा। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। फिर से जीए वर्स के अगले सीरीज में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।